मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बहुत ही बड़ी यूनिट है। पर्पस क्या है? पर्पस ये कि नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, डिफरेंट मेथड्स क्या है। बट उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। वो तो एक एंड ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। बट वो तो डेस्टिनेशन है। रास्ता काफी लंबा है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। वहां पे जाने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं। तो मैं बस क्विक डिस्कशन करूंगा। आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर 3 मार्क है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आपने नहीं कर रखा तो आप लिख नहीं पाएंगे। एक लाइन तो सब बोल देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। खत्म। उसके बाद ज्यादा बोल नहीं पाएंगे अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रिपेयर नहीं कर रखा। तो साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 11th और 12th में ये फर्क रहता है। 11th में मैं सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है। 12th में पैरेलली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने एक नहीं दो तीन एग्जाम देने होंगे जहां पे ये सब यूज होगा। सीयूईटी में भी ये यूज होगा, बोर्ड्स में भी यूज होगा, और किसी कॉलेज के एंट्रेंस में भी ये चीज यूज हो सकती है। तो पैरेलली हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी बुक का नाम है, और मतलब पूरा एक सेगमेंट है, एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैक्रो, द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज. So macroeconomics deals with the overall performance of the economy. It is concerned with the study of problems of the economy as a whole. Problems like inflation, unemployment, poverty, human capital formation, GDP. तो macro level की बात है. Depreciation of foreign currency, depreciation of home currency, macro level problems. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. Microeconomics में we were studying the behavior of individuals, consumer behavior, producer behavior. For example, macroeconomics के examples: national income, aggregate output, aggregate consumption. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply. What is the difference between microeconomics and macroeconomics? Very, very important from examination point of view. एंड अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, नॉट जस्ट द फर्स्ट लाइन, पूरी बातें पता होनी चाहिए. Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of what? Of theory, which individual units, theory, in behavior of theory. Microeconomics typo hai. Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units. Theory which वो repetition हो गया. So it is the theory which studies the behavior of what? Individual units of the economy. Individual units of the economy कौन थे? Consumers. कौन थे? Producers. तो ये individual units थी. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. Tools, demand and supply. Tools, aggregate demand and aggregate supply. So before we move further, what is the difference between market demand and aggregate demand? Market demand sounds similar to aggregate demand. काफी बच्चे जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होता वो इसमें गलती कर देते हैं कि सर एक ही तो बात है. एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड. मार्केट और एग्रीगेट एक ही बात है. इंडिविजुअल डिमांड होती है डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड होती है पूरी मार्केट की डिमांड. तो मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एक ही बात है. यस और नो? यस और नो? तो जिसने नहीं पढ़ रखा यस वो यस ही बोलेगा, बट वो गलत आंसर है. वो गलत आंसर है. तो इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो लिख के बता रहा हूं कि वो इक्वल नहीं होते. मार्केट डिमांड हमने कहां पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. मार्केट इक्विलिब्रियम कब एसरटेन होता था? व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया, तो माइक्रो कॉन्सेप्ट था ना.
मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। कैसे? अभी पता चल जाएगा। मार्केट डिमांड इज द sum of individual demand. It is the sum of individual demand for a particular commodity. For a particular commodity. तो जब आप मार्केट डिमांड पढ़ रहे थे, मार्केट डिमांड फॉर एयर कंडीशनर, मार्केट डिमांड फॉर पेन, तो इंडिविजुअल डिमांड फॉर पेन को ऐड किया तो मार्केट डिमांड फॉर पेन आ गई। मार्केट डिमांड का मीनिंग क्लियर? इट इज द सम ऑफ, आपको कितनी आइसक्रीम चाहिए? 1। आपको कितनी चाहिए? 2। 1 + 2 3, 10 13 हो गई, तो ये मार्केट डिमांड हो गई अगर 3 ही कंज्यूमर्स हैं। दिस इज नॉट एग्रीगेट डिमांड। आपको क्या क्या चाहिए? मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को बर्गर चाहिए, मेरे को बुक्स चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, वो है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड is the sum of individual demand for all the goods and services. तो ये एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड बोथ आर माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाईज के कुछ टूल्स हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव, इट एम्स टू डिटरमिन द प्राइस। प्राइस सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन स्टडी कर रहा है? माइक्रो कौन स्टडी कर रहा है? सर हम, हमारे एग्जाम में आया तो हम ही स्टडी करेंगे। कौन स्टडी करता है माइक्रो? ओनली प्रोड्यूसर्स। ओनली प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। सर वो अपने बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं कि उनका कॉस्ट पे क्या क्या उनका बिहेवियर चेंज होगा अगर उन्होंने और लेबर एम्प्लॉय करी। ये सारी क्यों? दे वांट टू फिक्स द प्राइस। प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए वो स्टडी कर रहे हैं कि अगर वो प्राइसेस बढ़ाएंगे तो आपके डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्राइसेस कम करेंगे तो क्या। दे वांट टू ऑपरेट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जब तक वो आपका बिहेवियर स्टडी ना कर लें, वो कैसे डिसाइड करेंगे कितना प्राइस होना चाहिए? तो वो सारी स्टडी कौन कर रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स की? प्रोड्यूसर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रही है गवर्नमेंट, और पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे। इंडिविजुअल्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो इकोनॉमी को रन कर रही हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिफरेंट आरबीआई हो गया, ये सब यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइस डिटर्मिनेशन, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमिन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था तो मैंने कहा था यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशन डिटरमिन कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वही। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ज्यादा से ज्यादा मार्केट डिमांड, मतलब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब टोटल्स यूज होते हैं क्या? कह रहे होते हैं, ज्यादा नहीं। मार्केट डिमांड यूज होता है, टोटलिंग हो रही है, बट वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। तो समीशन तो हो ही रही है, एग्रीगेशन तो हो रही है, बट लिमिटेड डिग्री। इट इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड। Macroeconomics, it involves the highest degree of aggregation. For example, aggregate demand is derived from the entire economy. Basic assumptions, it assumes all the macroeconomic variables to be constant. जब हम microeconomic study कर रहे हैं तो macroeconomic variables are assumed to be constant. It assumes that the national income, consumption level, savings सब constant है. और जब macro study कर रहे हैं तो it assumes that all the micro variables like decisions of households, जब मैक्रो स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो को कंसिडर नहीं किया जाता, अज्यूम किया जाता है सब कांस्टेंट है। जब माइक्रो स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो को अज्यूम करा जाता है कि सारे उसके कांस्टेंट हैं वेरिएबल्स। फिर से बोले?
क्यों होता है, जैसे कि और क्या, यही टूल्स यूज हो रहे हैं। पर्पस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई चाहिए। तो प्राइस इज डिटरमिन्ड वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और एनी सर्विस। क्लियर। अदर नेम, जैसे कि ऊपर बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की वजह से। एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है ना, इंडिविजुअल आउटपुट मतलब सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, और कुछ एग्जांपल्स, ये भी एग्जांपल ही है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। कोई भी डाउट? प्लीज, बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? अगर आपने नहीं कर रखा तो आप 3-4 मार्कर का आंसर नहीं दे पाएंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक आंसर होगा। सर इको के जब डिफरेंशिएशन करते हैं बेसिस कितना जरूरी होता है? यस, बिल्कुल एडवाइजेबल है। क्वालिटी ऑफ आंसर अच्छी मानी जाती है अगर बेसिस के साथ हम आंसर दें। मतलब इन चीजों के ना कोई मतलब रूल तो है नहीं, ठीक है ना, ये कहीं वो रूल नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ना कि बेटर कभी भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कभी भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिजनेस स्टडीज में बेटा बेसिस कंपलसरी होता है, इकोनॉमिक्स में कंपलसरी नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। बात है कि परफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ आंसर इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर। कह रहे सर जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्या थी? जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्या थी? व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? कह रहे देयर वर, पर्पस क्या था? पर्पस था कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने दिए, कि प्रोड्यूसर के क्वेश्चन थे कि हाउ टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बट काफी क्वेश्चन के आंसर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दे नहीं पाया, काफी क्वेश्चन के आंसर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दे नहीं पाया, क्योंकि वो मैक्रो लेवल पे डील ही नहीं कर रहा था, वो तो माइक्रो लेवल पे कर रहा था, वो तो इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर एनालाइज कर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड, मतलब उसके जो फेलियर्स हैं वही तो ओवरकम करने के लिए एक नई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आई। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. As a result, there was a need for a separate theory which could explain the working of the economy. Macroeconomics helps to understand the working of the economic system as well as it helps in explaining various macroeconomic paradoxes. Paradox होता है contradictory behavior. Paradox का मतलब क्या होता है? Contradictions or contradictory behavior. Something which holds true at micro level may not hold true at macro level. Just for the sake of discussion अभी ये करते हैं क्योंकि आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नहीं पता है क्या कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको नहीं पता है क्या कह रहे हैं। मैं बस ये बोल दूं कि कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ तो सर कहाँ है, क्या है कॉन्ट्रडिक्शन? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अभी एग्जाम में नहीं आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, बट स्टिल अब बात हो रही है तो सर ऐसा एक एग्जाम्पल दे दो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जो बात है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इट वोंट होल्ड ट्रू, वो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है वहां पे। सेविंग करना अच्छी बात की बुरी बात? बहुत अच्छी बात, इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत अच्छी बात इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं। कह रहे कैसे सर, प्रूफ करो। अभी करते, बहुत सिंपल, आप ही प्रूफ कर दोगे। एज एन इंडिविजुअल आपकी इनकम है कुछ भी, आप उसका कितना परसेंट सेव करते हैं? एग्जाम्पल, एस्टिमेशन 20 to 30%। आप कितना करते हैं? बड़े नालायक तो, ये हुई ना बात। अब एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, दोनों ही सेम करते हैं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? अब ये करता है 20%, ये करती है 50%। अब सिनेरियो देखते हैं, आपने कमाए 1 लाख रुपए, कितने सेव करे? 20,000 रुपए। सेव जो कर दिए वो बैंक में डिपॉजिट हो गए, अब वो खर्च नहीं हुए। ध्यान से सुनना, इकोनॉमी वर्क्स
on an assumption that one person's expenditure is another person's income. आपने 1,00,000 रुपए कमाए, 20,000 रुपए ब्लॉक कर दिए, सेव कर दिए, एफडी करा दी, कुछ भी कर दिया, वो खर्च नहीं करे, फिक्स। 80,000 खर्च करे। अब जब आपने 80,000 खर्च करे तो किसी की 80,000 की इनकम जनरेट हुई। अब नेशन की इनकम कितनी हो गई? 1,80,000। नेशन की इनकम तो सम ऑफ इंडिविजुअल इनकम होगी ना। फिर 80,000 में से उसने 20% अगर सेव करे होते और 80% खर्च कर दिए होते तो फिर उसने 64,000 और किसी की इनकम जनरेट हुई। तो इनकम कितनी फास्ट पेस पे ग्रो करेगी। अब आ जाते हैं आपके ऊपर। आपने 1,00,000 रुपए कमाए तो आपने 50% तो सेव कर दिए, तो 50% खर्च कर दिए। अब इनकम कितने से बड़ी नेशन की? 50,000। वहां थी 180, यहाँ पे है 150। तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा अगर आप ज्यादा सेव करना शुरू कर देंगे। तो ये एक पैराडॉक्स है कि समथिंग विच होल्ड्स ट्रू एट माइक्रो लेवल मे नॉट होल्ड ट्रू एट मैक्रो लेवल। आप कहोगे सानू कि हम तो अपना देखेंगे ना, तो वो आपको मना नहीं कर रहे, बट वो बता रहे हैं कि तो फिर इकोनॉमी फिर अपने हिसाब से, फिर वो आपको जब वो देखेगी कि लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो वो आपको डिस्करेज करेंगे। कैसे डिस्करेज करेंगे? आपने सेविंग करी, आपने एफडी करी, वो एफडी का रेट ही कम कर देंगे, तो आप डिमोटिवेट हो गए ना, कह रहे यार पहले मैं 8% कमाता था, अभी 5% दे रहे हैं मुझे, बस इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। तो योर इंसेंटिव टू सेव मनी हैज रिड्यूस्ड, यू आर मोर लाइकली टू स्पेंड इट और इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स। क्या प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं तो वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। कह रहे क्या जरूरत है एफडी कराने की, कोई रिटर्न ही नहीं है। कह रहे वो भी चाहते नहीं है कि आप एफडी कराओ, तो चाहते हैं आप कहीं और खर्च करो ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़े। तो मजा ऐसे ही आएगा कि अगर हम थोड़ा डिस्कशन के साथ चले, लेकिन फायदा तब होगा अगर आप अब्जॉर्ब करें ये बातें। हर चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, मैं पूछूंगा तब पूछेंगे, ठीक है ना। पैराडॉक्स का मतलब समथिंग, नहीं ये तो अभी मतलब वो तो बता दिया, कॉन्ट्रोडिक्टरी। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस का बता रहा हूं मैं, ओवरऑल का। समथिंग विच होल्ड्स ट्रू एट micro level, something which holds true at micro level may not hold true at macro level. Something which holds true at micro level may not hold true at macro level.